हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है। और ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो हैबिट होता है वो मोस्टली जो गुटखा चिविंग का हैबिट होता है और बिटल नट का होता है। तो सुपारी और गुटखा चिविंग ये दो मुख्य कारण होते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस को होने के लिए। लेकिन कई बार पेशेंट को लगता है ऐसा कि उन्हें सिर्फ इन्हीं कारणों से ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस हुआ है। तो वो क्या करते हैं कि जो उनकी हैबिट है गुटखा चिविंग की या सुपारी खाने की, उसको छोड़ करके वो नेक्स्ट हैबिट को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि टोबैको को च्यू करना या फिर स्मोकिंग करना। तो ऐसा करना उन पेशेंट के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं उनमें ल्यूकोप्लेकिया भी एसोसिएटेड होता है। मीन्स जो एपिथेलियल पैथोलॉजी है वो भी एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस का जो चेंज है वो सिर्फ एपिथेलियम तक नहीं होता है, वो एपिथेलियम के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ तक वो चेंज होता है। मीन्स जो आपकी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ माउथ ओपनिंग होती है, तो वहाँ पे आपके जो बकल म्यूकोसा के जो मसल्स होते हैं वहाँ पे मसल्स तक, वहाँ पे आपका जो फाइब्रोसिस का इम्पैक्ट होता है वो डीपर मसल लेयर तक पहुँचता है। तो ये तो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की बात हो गई। इसके अलावा हम जैसे बात करते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनको कि ल्यूकोप्लेकिया भी हो गया है, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस ऑलरेडी है, तो इन्हें क्या करना चाहिए। तो जिन पेशेंट को दो मिक्स्ड हैबिट होगा, जैसा कि मैंने बताया कि गुटखा चिविंग, स्मोकिंग, अल्कोहल या इस तरह के जो मिक्स्ड हैबिट वाले पेशेंट होंगे, तो उनमें ये संभावनाएं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के साथ ल्यूकोप्लेकिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ल्यूकोप्लेकिया को हम लोग किस तरह से यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है उसमें आपका रिस्ट्रिक्शंस होता है। मीन्स जो माउथ ओपनिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, और आपके जो वैस्कुलैरिटी है, जहाँ जो कि ब्लड सप्लाई है, जो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्लड सप्लाई है, वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और आपकी जो अंदर की ओरल कैविटी की जो म्यूकोसा है वो पिंक ना हो करके वो आपको ब्लैंच दिखती है, मीन्स वाइट दिखती है। तो ये जो वाइटनिंग ऑफ म्यूकोसा हुआ है ये ड्यू टू लॉस ऑफ वैस्कुलैरिटी। और यहाँ पे जो वैस्कुलैरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है वो कोलाजन के क्रॉस लिंकेज के कारण। अब हम लोग बात करते हैं कि कोलाजन का जो क्रॉस लिंकेज है उसमें जो हेल्प हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है। तो ये बेसिकली आपका जो गुटखा चिविंग जो केमिकल कार्सिनोजेन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे जो कॉपर प्रेजेंट होता है, जो सुपारी हो या गुटखा हो, उसमें जो कॉपर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है कि जो हमारा कोलाजन का क्रॉस लिंकेज है उसको बहुत ही ज़्यादा फॉर्मली एडहेयर करता है, आपस में कोलाजन यूनाइट होते हैं और वो फाइब्रोसिस क्रिएट करते हैं। और इस तरह से जो ब्लड सप्लाई, जो वैस्कुलैरिटी है, उसको भी वो इनगॉर्ज करते हैं। जो इनगॉर्ज मीन्स वहाँ पे वेसल्स जो है उनको वो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे कि ब्लड सप्लाई भी आपके म्यूकोसा को बहुत ही लेसर मात्रा में वहाँ पे पहुँचता है। तो यहाँ पे जो ये ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें चांसेस ऑफ एपिथेलियल पैथोलॉजी डेवलप होने के चांसेस बनते हैं अगर उन्होंने स्मोकिंग भी अपने हैबिट में कंटिन्यू किया हो। तो यहाँ पे जब जैसे कि मैंने बताया कि जो ये OSF एसोसिएटेड विथ ल्यूकोप्लेकिया, तो यहाँ पे आपको किस प्रकार से अवेयर रहना है। मीन्स जो ल्यूकोप्लेकिया के पेशेंट हैं उसमें क्या आपने देखा होगा कि वाइट पैच बनता है। अब ये जो वाइट पैच है ये जब तक वाइट है तब तक हमारे लिए उतना टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि ये अभी वाइट है। इसमें जो पैथोलॉजी है वो एपिथेलियम जो है वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, और वहाँ पे क्रोनिक इरिटेशन के बाद जो हमारे जो म्यूकोसा है उसकी जो उसका जो नेचर है कि वहाँ पे वो म्यूकोसा को, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बकल म्यूकोसा है वो नॉन केराटिनाइज्ड होता है। मीन्स उसमें केराटिन फॉर्मेशन करने के लिए वो इफ़िशिएंट नहीं होता है, बट ड्यू टू क्रोनिक इरिटेशन वहाँ पे आपका वाइट पैच बन रहा है, मीन्स वहाँ पे केराटिन बन रहा है। तो यहाँ पे क्रोनिक इरिटेशन से जब बात आगे निकल जाती है तो यहाँ पे क्या चेंज आ सकता है ऐसे पेशेंट में।
तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि अल्सरेटेड चेंज आ सकता है पेशेंट में। मीन्स जो लीजन है वो वाइट से धीरे धीरे रेड की तरफ ट्रांसफ़र होगा, और जब ये लीजन रेड की तरफ ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे दाने और साथ में एरिथमेटस एरिया आपको इन्वॉल्व दिखेंगे। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं कि ये जो वेराइटी है ल्यूकोप्लेकिया का, वो है नोडुलो स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया। मीन्स यहाँ पे जो नोडुलर फॉर्म है वो वाइट डॉट है, टीनी डॉट्स हैं, और उसके चारों ओर जो एरिया है वो एरिथमेटस है। तो ये जो स्टेज है ल्यूकोप्लेकिया की, इसमें चांसेज ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा होता है। मीन्स ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेट है मैलिग्नेंसी का यहाँ पे 15 to 47% तक ये हो सकता है। और ऐसे पेशेंट को अवेयर होने की ज़रूरत है कि अगर कोई ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं और उनको इस तरह से पैचेस बन गए हैं जो कि इरिथमेटस भी है और वाइट भी है, तो यहाँ पे मैटर ऑफ कंसर्न है कि हमें इसके लिए बायोप्सी मैंडेटरी हो जाता है। और बायोप्सी के बाद अगर ये अभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है मैलिग्नेंसी में, तो कंप्लीट एक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे अगर ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है तो कंप्लीट एक्सीजन हम लोग इसका करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जब हमारे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में ब्लैंचिंग ऑफ ओरल म्यूकोसा था, तो यहाँ पे रेड चेंजेस कैसे आ गए। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ कहना चाह रही हूँ कि जो आपकी हैबिट है उसमें जो नेचर ऑफ हैबिट है वो मिक्स टाइप है। मीन्स आप गुटखा भी करते हैं, आप टोबैको भी ले रहे हैं, आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं, या फिर अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों में OSF एसोसिएटेड विथ ल्यूकोप्लेकिया ज़्यादा देखा गया है, और ऐसे केसेस ज़्यादा डेंजरस माने गए हैं। मैं यहाँ पे एक केस शेयर कर रही हूँ जिसमें कि पेशेंट का आप देखेंगे कि टंग पे एक लीजन बना हुआ है जो कि रेड है। इनिशियली पेशेंट को ये लीजन जो है जो डायग्नोसिस है पेशेंट का वो लॉन्ग टर्म तक चला, क्योंकि पेशेंट विलिंग नहीं थे बायोप्सी के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये रेड चेंज है और ये एक इरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया है। इरिथ्रो मीन्स रेड और ल्यूकोप्लेकिया मीन्स जो वाइट पैच होता है। तो यहाँ पे जो इरिथ्रोप्लेकिया है वो पेशेंट को इरिथ्रोप्लेकिया टर्म नॉन कैंसरस टर्म लगा, तो पेशेंट अवेयर नहीं थे बायोप्सी के लिए, वो इच्छुक नहीं थे और उन्होंने अपना बायोप्सी नहीं करवाया। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पेशेंट का हीलिंग भी नहीं हुआ इस रेड लीजन का, और काफ़ी टाइम बाद जब उन्हें स्वेलोइंग में दिक्कत हुई फिर उन्हें बायोप्सी के लिए वो विलिंग हुए और उन्होंने हायर सेंटर पर जाके बायोप्सी करवाया। तो जो रिज़ल्ट थे वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में ऑलरेडी मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्मेशन पेशेंट का हो चुका था। तो यहाँ पे हम लोग यही बताना चाह रहे हैं कि जो मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि रेड पैच जब भी OSF के केस में जो मैं दिखा रही हूँ जैसा टंग पे पैच कंप्लीट रेड पैच जब बन जाता है, तो इसके लिए बायोप्सी मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्प्लेजिया के कैरेक्टर को भी देखना होता है कि डिस्प्लेजिया की सीवियरिटी क्या है। तो अगर सीवियर फॉर्म में डिस्प्लेजिया है तो भी हमें इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन रेट है मैलिग्नेंसी का वो हायर हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है अर्ली डायग्नोसिस का। तो जो भी पेशेंट हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के और वो अगर ल्यूकोप्लेकिया से एसोसिएटेड हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है तो कि ल्यूकोप्लेकिया में जो रेड चेंजेज है वो अगर आपके माउथ के अंदर दिख रहा है तो आपको अवेयर हो जाना है। और अवेयर इन द सेंस कि जैसे ही आपको रेड चेंजेस दिख रहा है तो आपको इंतज़ार नहीं करना है कि ये खुद हील हो जाएगा, ये तो इरिथ्रोप्लेकिया है, ये नॉन कैंसरस लीजन है। तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जो इरिथ्रोप्लेकिया है तो इसका जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है कंप्लीट एक्सीजन है, और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म तक यूँ ही छोड़ देंगे तो ये मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इवन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ल्यूकोप्लेकिया भी, अगर जो सिंपली ल्यूकोप्लेकिया है माइल्ड मॉडरेट और सीवियर, अगर इसे भी हम कंप्लीट एक्सरसाइज कर दें तो लॉन्ग टर्म में आपको फॉलोअप में रहने की ज़रूरत है, सो दैट क्योंकि यहाँ पे जो है रीअकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो आज का वीडियो था वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस एसोसिएटेड विथ ल्यूकोप्लेकिया इस पे डिपेंड था ये पूरा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू so much for watching, and if you like, please share and subscribe my channel.